मल्हार राव होलकर इनकी तरफ से नहीं लड़ा, लेकिन इनके लिए एक शब्द लिख लो, धोखेबाज। मल्हार राव होलकर कि इन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गए और एक सेना का एक भाग जो है वो लड़ा ही नहीं। अवध का नवाब था। जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और आप मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में आपने क्लिप देखी जिसमें आपने देखा कि एक तथाकथित तौर पे एक इतिहास के शिक्षक अपनी एक क्लासरूम लेक्चर के दौरान कहते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है कि तीसरा पानीपत का युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है, उसको सपोर्ट करने वालों की बात हो रही है। अब जैसा कि देखें कि लास्ट में शाह शुजाउद्दौला का भी नाम आता है, इसका मतलब बात इसमें हो रही है किसने किसने उसको सपोर्ट किया। इस छोटी सी क्लिप में एक नाम आता है, मल्हार राव होलकर, जिसको ये व्यक्ति बहुत आसानी से और डेलिबरेटली धोखेबाज कहता है, मिला हुआ कहता है, और कहता है कि एक सेना तो लड़ी ही नहीं, धोखेबाज था, गद्दार, ट्रेटर, इनफिडल, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं सरदार मल्हार राव होलकर के लिए। वैसे तो मेरा कोई इंटेंशन ऐसा रहता नहीं है, ना ही मुझे ऐसी चीजें इंटरेस्ट करती हैं जिससे मैं लोगों को कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के ऊपर आर्ग्यू करूं, उनसे ऐसे लड़ूं जिन कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स का कोई, कहा जाए तो कोई बेस ही नहीं। दे आर जस्ट बेसलेस कमेंट्स which have no archaeological, literary or historical backing for them। तो बेसिकली एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट था। आर्ग्यूमेंट क्या, एक बेसलेस क्लेम था, एक बेसलेस ओपिनियन था, जिस व्यक्ति ने बहुत ही आसानी से डेलिबरेटली कह दिया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी मराठा साम्राज्य को बनाने में। आज, क्योंकि मैं वैसे तो करता नहीं हूं, लेकिन कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप एक इतिहासकार होने के रूप में, आप एक इतिहासकार होने के नाते इसको किस नजरिए से देखते हैं, और क्या मल्हार राव होलकर सच में एक धोखेबाज, गद्दार, इन्फिडल थे, ट्रेटर थे। आज चलिए उसी चीज को इवेल्युएट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। दिल्ली के आसपास एक खतरा मंडरा रहा था अफगानियों का, और पेशवा बाजीराव जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, पिक्चर भी बनी थी कुछ वर्षों पहले, बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई थी। हिस्टोरिकल फैक्ट को वहां भी इधर का उधर जोड़ा गया था, पर एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। पेशवा बाजीराव के बेटे थे। पेशवा बाजीराव के राइट हैंड यानी पेशवा बाजीराव, उनके जो बेटे थे पेशवा बाजीराव के राइट हैंड यानी उनके समय से सरदार मल्हार राव यानी सूबेदार मल्हार राव होलकर उनके समय से थे, और उनके राइट हैंड, उनके मेन जनरल माने जाते थे नॉर्थवर्ड एक्सपांशन के लिए, और उत्तर के क्षेत्र में मराठा साम्राज्य को बनाने में बहुत बड़ा रोल मल्हार राव होलकर का था। वो उस टाइम से एक जनरल थे, उस टाइम से एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, और कहा जाए तो एक सेनापति थे। तो काफी एक्सपीरियंस से, कहा जाए तो एक सीजन्ड मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और सेनापति थे। पेशवा बालाजी बाजीराव के एक क्लोज एसोसिएट और रिलेटिव सदाशिवराव भाऊ, और उनके खुद के बेटे विश्वास राव, उन दोनों को भेजा गया उत्तर की ओर, दिल्ली की ओर, जो ये थ्रेट है अफगानियों का, इसको हटाने का, इसको एलिमिनेट करने का। ओवर कॉन्फिडेंट थे, यंग थे। पेशवा बाजीराव के अंडर इन लोगों ने कभी युद्ध देखा नहीं, सुना नहीं, युद्ध क्या होता है, युद्ध क्या, एक हार नहीं सुनी इन्होंने। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अरे हम तो हारे ही नहीं कभी। जब हार देखी ही नहीं तब आपको लगता है कि अरे ये भी एक युद्ध है, इसको भी जीत लेंगे। ये कॉमन मिसकंसेप्शन था सबके दिमाग में। ओवर कॉन्फिडेंट थे, यंग थे, ईगोइस्टिक थे। वही मल्हार राव होलकर उन लोगों में से थे जो एक्सपीरियंस थे, सीजन थे, उनको पता था हाउ द होल थिंग वर्क्स। वो स्टार्टिंग से ही इस कैंपेन के खिलाफ थे, क्योंकि उनको पता था आप जब ऊपर जा रहे हो, जहां जिस जगह पे आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो वो एक हॉस्टाइल टेरिटरी है, और आप ओवर एक्सपैंड, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप एक्सपैंड कर दोगे, वो एक सुसाइड अटेम्प्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होगी। ऐसा सोचो एक पूरा दुश्मन का क्षेत्र है, आप एकदम घुसते चले गए, आपकी सप्लाई लाइन है जहां से आपका एम्यूनिशन, आपका खाना, आपका पानी, आपका एम्यूनिशन के अलावा आपकी जो आर्मी है, आपकी रीइंफोर्समेंट, सब वहां से आ रहा है। वो तुरंत उसको कट करेगा, चारों तरफ से घेरेगा और आपको एनहाइलेट कर देगा, खत्म कर देगा। तब क्या करोगे? मल्हार राव होलकर स्टार्टिंग से इसके खिलाफ थे।
बट सदाशिवराव भाऊ, being a young egoistic ओवर कॉन्फिडेंट मराठा, इग्नोर्ड है। और यही आप देखेंगे आगे उनको खा जाएगा। तो क्या हुआ आगे? एक बहुत बड़ा फ्लोटिला, एक बहुत बड़ा काफिला चलता गया, बनता गया। कई सारे कहा जाए तो जो रिलीजियस पिलग्रिम्स थे, श्रद्धालु थे, वो भी जुड़ते गए। उनको भी उत्तर की ओर कैलाश पर्वत और जितने भी वहां पे रिलीजियस पिलग्रिमेज की साइट है वहां पे जाना, तो सब एक तरीके से कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट सब जुड़ते गए और जहां जहां से वो लोग गुजरते गए वहां के लोकल मराठा सरदार जुड़ते गए। बहुत बड़ा फ्लोटिला, बहुत बड़ा काफिला बन गया जब तक वो लोग दिल्ली पहुंचे। फिर वो लोग पानीपत पे गए। और अब बेसिकली अभी तक समझ सकते हैं अभी तक कहानी क्या चल रही है कि बहुत बड़ा फ्लोटिला है, बहुत सारे लोग हैं और मल्हार राव होलकर इसके स्टार्टिंग से विरोध करेंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए। पर एक मराठा जनरल होने के नाते उनको इस फ्लोटिला का, इस काफिला का हिस्सा बनना पड़ा। एनीवेज, बैटल ऑफ पानीपत शुरू होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत शुरू होती है, युद्ध चल रहा होता है। 14 जनवरी का 1:30 बजे का समय है। पेशवा के सुपुत्र विश्वास राव, he died, he fell not in the sense कि घोड़े या फिर हाथी से गिरे, but he died। जब पेशवा का पुत्र, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो पेशवा, क्योंकि पेशवा का पुत्र एक तरीके से आप समझ सकते हैं वो पेशवा का ही एक तरीके से सिंबोलिज्म है, एक तरीके से लीडर के रूप में। अगर लीडर ही आउट ऑफ द पिक्चर हो जाए एकदम से, अगर आपका लीडर ही आपकी आंखों के सामने एलिमिनेट हो जाए, तो मोरल जो है वो क्या अप होगा कि डाउन होगा? डाउन होगा ना। मल्हार राव होलकर राइट फ्लैंक पे थे। देखते हुए कि धीमे धीमे करके डिमोरलाइज हो रहे हैं हमारे सिपाही, हमारी जो सप्लाई लाइन्स हैं वो भी कट होने की बहुत सारी चांसेस हैं, रीइंफोर्समेंट्स आ नहीं पा रही, खाना पानी आ नहीं पा रहा, लॉजिस्टिक एम्युनिशन आ नहीं पा रहा, हम लोग बहुत ज्यादा अंदर हॉस्टाइल टेरिटरी में घुस आए हैं। उनकी खुद की एज 70 साल टच कर रही थी, बहुत फिजिकली वीक थे। उनके लिए पूरा टाइम कंटिन्यूअस वॉरफेयर करना वाज नॉट अ वेरी नोबल, वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम। उन्होंने इतनी सारी परिस्थितियों को, उनको पता था, जैसे ही विश्वास राव की डेथ हुई तुरंत सबको पता चल गया, स्पेशली मल्हार राव होलकर को इस चीज का अंदेशा हो गया कि अब जीत जो है बहुत दूर है और अब हार इनएविटेबल है। उस मोमेंट पे आके उन्होंने सिपाहियों को विड्रॉ करने का फैसला लिया। आशा है जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। उन्होंने क्यों विड्रॉ करने का फैसला लिया? उन्होंने विड्रॉ किया और दक्कन की ओर, दिल्ली की ओर बढ़े। कई सारे उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स है कि उनको भाव ने ऑर्डर किया था कि आप महिलाओं को लेके, पावित्री बाई को लेते हुए सेफ जगह पे जाए, लेकिन उसमें भी अभी तक डिबेट्स है। पर हम लोग फैक्ट्स की बात करें, जो हम लोग के पास 100% एविडेंसेस है जिस चीज के लिए, कुछ ऐसा। और इन्होंने विड्रॉ ऐसे डर के मारे नहीं किया, ना वो डरते थे किसी से, ना उनको ऐसा था, ना उनका कुछ फायदा हो रहा था कि उन्होंने धोखा दिया, जो कहते हैं ना धोखेबाज, उनसे मिले हुए, कुछ मिले हुए नहीं थे। जब आपने जिस साम्राज्य को, जिस सेना को बनाने में पूरा जीवन अपना लगा डाला, जिसमें पूरा जीवन झोंक दिया, अब उसके खिलाफ क्यों ही होगे? बहुत सिंपल सा कॉमन लॉजिक है, बस इतनी सी बात है। और उन्होंने पीछे क्यों मुड़े? उन्होंने अपने घोड़े को पीछे की तरफ क्यों मुड़ा, दिल्ली की ओर, दक्कन की ओर? द रीजन बीइंग कि अगर आज हमने ये युद्ध हार दिया, और अगर मुझे पता है कि हम ये युद्ध हारे हैं, मैं तब भी अपनी जानबूझ करके इंटेंशनली मैंने पूरी की पूरी अपनी सेना इसमें झोंक डाली, एनहाइलेट कर डाली, मुझे फायदा क्या मिला? बल्कि हम लोग का मराठा साम्राज्य बिखर जाए। वो लोग इधर से इंकर्शन किए, धीमे धीमे करके आते जाएंगे, और आपका मराठा साम्राज्य, आपका आपका मराठा साम्राज्य का जो सपना था वो चकनाचूर बिखर जाएगा। और कल को अगर नेक्स्ट कैंपेन के लिए, अगर हम लोग को नेक्स्ट युद्ध के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को, तो सबसे ज्यादा सकारात्मक कदम यही होगा, आज हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर लें, अगले युद्ध की तैयारी करें, और अपना आगे कैसे हम लोग खुद को सिक्योर कर सकते हैं, आगे हम लोग का एम्पायर ना बिखरे, मराठा साम्राज्य के हित में आके उन्होंने एक कदम लिया कि वो विड्रॉ करें। इसको आप धोखेबाजी नहीं कहोगे, ना ही उस टाइम के हिस्टोरियंस ने या फिर उस टाइम के अकाउंट्स ने कहा, ना आज के हिस्टोरियंस इस चीज को मानते हैं कि वो एक धोखेबाज थे या फिर ऐसा कुछ था। मुझे नहीं पता ये कौन है हिस्ट्री का टीचर, मुझे नहीं पता ये कौन माइंडसेट से आया है, पर इसकी जो स्टेटमेंट है इसे बहुत क्लियर दिख रहा है, जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में इस व्यक्ति ने कहा कि ये इसका मोटिव पढ़ाने का नहीं, बल्कि ये था कि इंटेंशनली रेज बेट दे, इंटेंशनली इसको एक अपनी क्लेम प्रस्तुत करना था, और बल्कि इसके पास कोई हिस्टोरिकल क्लेम, कोई
कोई इतिहासकार ने भी नहीं कहा। और जो इस व्यक्ति ने कहा कि वो उनसे मिला हुआ था, ये तो आज तक एक इतिहासकार ने नहीं कहा। आप एक इतिहास का शिक्षक, पता नहीं कहां से इनके मन में एकदम से थॉट आया तो इन्होंने बोल डाला है सर। और पता नहीं एकदम से तो थॉट आता नहीं है, पता नहीं, जब आपको इतिहास ना पता हो तो पहले इतिहास पे रिसर्च करते और उसके बाद आप उस पर कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। एनीवेज, अब मुझे पता है कि इस चीज पे भी कई सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और मैं चाहता हूं कि लोग डिसएग्री करें, क्योंकि जब तक डिसएग्रीमेंट होगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सही कौन गलत है। एंड आई लव व्हेन पीपल आर्ग्यू अबाउट हिस्ट्री, एटलीस्ट कोई बात तो कर रहा है उसकी, किसी की मतलब पब्लिक मेमोरी में वो चीज जिंदा भी तो है ना। मेरे लिए तो वो एक सकारात्मक चीज ही है। तो जो लोग मुझे इस चीज पे डिबंक करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ मेरे पास कुछ सोर्सेज हैं। भाऊ साहेब आंजी बखार, इसके बाद मेरा नेक्स्ट है सियारुल मुताखिरीन, नेक्स्ट है तारीख अहमद शाही, एंड नेक्स्ट है चिटनिस बखार, एंड द नेक्स्ट वन इज रघुनाथ यादव बखार। बखार बेसिकली मराठा सोर्सेज होते थे। युद्ध के बाद जो मराठा सरवाइव कर जाते थे वो इस चीज को लिखते थे कि क्या हुआ था युद्ध में। मैं कुछ गिने चुने सोर्सेज को कोट करूंगा बिकॉज मैं इसको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना चाहता हूं। तो बेसिकली बखार एक क्रॉनिकल होता है। क्या लिखते हैं? When the sun of Panipat was darkened by death, Holkar saw all lost. जीतने का कोई चांस नहीं था, सब कुछ बिखर गया था। He turned his horse not for fear, डर के मारे नहीं वो विड्रॉ किए, but to gather the scattered, जो remnants थे पेशवा की सेना के, जो मराठा सेना के, उनको इकट्ठा करके एक नया ग्रुप रीग्रुपिंग के लिए तैयार करना फ्यूचर के लिए। वो एक प्रैग्मेटिक थे, रियलिस्टिक यथार्थवादी थे, स्ट्रैटेजी के वे पे किया उन्होंने, वो धोखेबाज नहीं थे। इस चीज को कहने का कभी भूल ना करें, ये कभी मत कहिए, क्योंकि कल को जाके अगर ये धोखेबाज होते तो कल को जाके जो पूरा पूरा मराठा साम्राज्य इसको रीबिल्ड करने, पेशवा माधवराव के अंदर रीबिल्ड करने का काम हमारे सूबेदार मल्हारराव होलकर ना करते, अगर वो धोखेबाज होते, अगर उनका कुछ ऐसा इंटेंशन होता। सिंपल। एंड टू गैदर द स्कैटर्ड मराठास एंड टू सेव द पेशवाज नेम अंडर अटर रुइन, जब सब कुछ खत्म ही है, पेशवा के नाम को बचाने के लिए उन्होंने विड्रॉ किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने, इसमें पहले मल्हारराव द ओल्ड वॉरियर ऑफ 100 बैटल्स हम्बली काउंसेल्ड भाव नॉट टू एडवांस रैशली, एकदम ऐसे भागते भागते मत जाओ वरना गलती करोगे बिखर जाओगे। ही सेड फूड एंड वाटर आर गॉड्स आर्मी, खाना और पानी प्रभु की आर्मी। इफ वी लूज देम नो स्वॉर्ड, तलवार तक हमें नहीं बचा पाएगी। सप्लाई लाइंस की बात करते, इतना ज्यादा अंदर तक मत घुसो, इतना ज्यादा उतावले मत हो, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। बट भाव यंग एंड प्राउड डिड नॉट हीड, सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। फिर सियाल मुताखिरीन बेसिकली एक मुगल अवध पर्सपेक्टिव देता है। 20 साल के अंदर ही 1761 से लेकर 1781 के बीच में लिखा गया है, मोस्ट प्रॉबब्ली 1780 में। अमंग देम वाज सर्टेन मल्हार राव of great experience and understanding who foresaw the ruin of this enterprise during the battle. Seeing the slaughter and confusion beyond remedy, he withdrew with a small troop and made for his own country. देखते हुए कि युद्ध हारने की चांसेस थी, तब उन्होंने विड्रॉ किया। तारीख अहमद शाही विद द कमांडर ऑफ द सडन हॉर्स, क्योंकि घुड़सवारों के थे, मेन इन्फेंट्री के ये कमांडर नहीं थे। परसीव द राइट एंड लेफ्ट विंग्स ब्रोकन, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट विंग यानी इनकर्जन घिराव हो रहा है, he took his men and fled southwards. Thereafter confusion overtook all Hindus. वैसी confusion था, it's not a very big deal. यहाँ पे भी कोई धोखे की बात नहीं, बिट्रेयल की बात नहीं है। चिटनिस बखार, चिटनिस फैमिली हिस्टोरियन जो कि पेशवा की फैमिली से बहुत लंबा नाता रखते थे, उन्होंने भी ये लिखा है चिटनिस बखार में, लेट 18th सेंचुरी में, होलकर महाराज seeing the ruin of his brothers and the fall of विश्वास राव, save those he could, जिनको बचा सकते थे उन्होंने बचाया। He bore the widow of भाऊ on his horse and led her to safety through force and hunger. पार्वती बाई को उन्होंने रेस्क्यू करते हुए वापस ले गए। तो ये भी उन्होंने ये बहुत विविड डिफेंस है मल्हार राव का, कि उन्होंने पार्वती बाई को बचाते और महिलाओं को बचाते उन्होंने ही एक कदम लिया जो भी बचा कुचा था, ताकि वो ये नहीं चाहते थे कि पूरा का पूरा मैं झोंक दूं, सब अपना तो डूबूं ही, सबको लेके डूबूं। इससे बेटर होगा कि जो बचा कुछ है उसको इकट्ठा करके मैं कल के लिए, कल की सिक्योरिटी के लिए, नेक्स्ट युद्ध के लिए तैयार करूं। रघुनाथ यादव बखार, होलकर was like an old banyan under whose shade the saplings had grown proud. When the storm came, the banyan bent but did not break. He took with him the remnants of the army, and the story of Maratha valor did not die. This poetic passage symbolically rehabilitates Holkar, portraying him
एज अ प्रिजर्वर ऑफ द रेमनेंट, नॉट अ कावर्ड। जो बचा कुचा था उसको इन्होंने दिखाया कि उसको प्रिजर्वर थे रादर देन अ डेजर्टर। छोड़ के नहीं गए थे, धोखा नहीं दिया था, बचाने के लिए, मराठा कॉज के लिए वो मरते दम तक लॉयल रहे। ये हो गए उस टाइम के सोर्सेस। अब आते हैं अभी करंट सोर्सेस पे। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जी एस सरदेसाई, बहुत अच्छी किताब में उनकी द न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास, उसका वॉल्यूम 2 है एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर। उसमें सरदेसाई कोट करते हैं, लिखते हैं, एंड आई कोट, इट इज अनजस्ट टू कंडेम मल्हार राव होलकर एज अ ट्रेटर. He was an old soldier seeing the ruin of his countrymen and striving to save what little remained of Maratha power. यानी वो वापस मुड़े, और इसमें इन्होंने ये भी कहा, इट इज क्या, इट इज रॉन्ग टू कंडेम मल्हार राव, इट इज अनजस्ट टू कंडेम मल्हार राव एज अ ट्रेटर। ये उन्होंने अपने में स्पेसिफिकली लिखा है। He emphasizes his strategic foresight, noting that Holkar warned against the northern campaign and predicted supply difficulties. उन्होंने पहले ही बोला था। एकेडमिक हिस्टोरियंस हैं, जेएन सरकार हो गए, सेतु माधवराव पगड़ी हो गए, आपके उदय कुलकर्णी हो गए, ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, और उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मल्हार राव होलकर एक ट्रेटर थे, एक धोखेबाज थे। इस पूरे वीडियो का मोटिव यही था कि मल्हार राव होलकर एक स्ट्रैटेजिक थिंकर थे, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक्सपीरियंस थे, पेशवा बाजीराव के समय से थे, गद्दार नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे। उन्होंने बल्कि मराठा कॉज और मराठा साम्राज्य के हित में जो वो कर सकते थे उन्होंने वो किया, और बल्कि ना उस समय के मराठाओं ने, ना आज के समय के कोई भी हिस्टोरियन उनको कहता है ये गद्दार थे या फिर ये कैसे भी थे। जो इस टीचर ने, इस शिक्षक ने जो भी कहा, मैं चाहूंगा कि आप अपोलोजाइज करें। आपने वीडियो हटा दिया, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, बट आप एक पब्लिक अपॉलॉजी लिखें, बोलें, जो भी आपको करना है आप करें। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला आपको क्या करना चाहिए, पर आप अपोलोजाइज करें और जो एक्चुअली हुआ था उसको बताएं कि क्या हुआ था, और उस पर अपनी बात रखें, और उसका बताएं कि मल्हार राव होलकर का एक्चुअल रोल क्या था। और जो जो मैंने आपको सोर्सेस अभी गिनवाए हैं इन सबको मेंशन करें और इन सबको बोले जरूर हुआ क्या था। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। मल्हार राव होलकर मरते दम तक मराठा कॉज के लिए, मराठा सोच के लिए, मराठा आइडियोलॉजी के लिए लॉयल थे। एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही महान, एक प्रैग्मेटिक थिंकर, एक यथार्थवादी, जिसको हम लोग आज के समय हेनरी किसिंजर की जो पॉलिसी थी रियल पॉलिटिक की, आज के समय जिसको हम लोग डिप्लोमेसी में रियल पॉलिटिक या फिर कहा जाए तो प्रैग्मेटिक रियलिज्म यथार्थवाद कहते हैं, वो उस समय के अपने यथार्थवादी थे। उन्होंने रियलिज्म के अंदर स्ट्रैटेजिकली खेलते हुए, ना कि डर के मारे, ना कि अपने फायदे के लिए, ये जो कदम उठाया ये उठाया। और इनको गद्दार या ऐसा कोई भी नेगेटिव टर्म उनके लिए यूज करना, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत गलत होगा। और उनकी लेगेसी को लेकर, उनकी लेगेसी जो है एक महान रूलर के नाम पर मराठा साम्राज्य को नॉर्थ में, पूरे उत्तर की ओर फैलाने का जो काम किया, उनकी लेगेसी का एक अपमान होगा और कुछ नहीं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि मल्हार राव होलकर एक एटलीस्ट धोखेबाज, एक गद्दार बिल्कुल नहीं थे। यही मेरा इस वीडियो का मोटिव था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।